अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं शेख हुसैन आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ। इससे पहले हमने उर्दू, इंग्लिश, सोशल साइंस और कश्मीरी का मॉडल पेपर डिस्कस किया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर आपने अभी तक भी नहीं देखा है। आज हम साइंस का मॉडल पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर बैठे हैं मजीद साहब साइंस का पेपर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। तो चलो हम शुरू करेंगे आज का वीडियो। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ वीडियो। मजीद साहब, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मेरी इस चैनल के ज़रिए से बच्चों को ये मॉडल पेपर समझाने की कोशिश करोगे। तो आपका मैं वेलकम करता हूँ अपनी इस चैनल पे। तो आप इस पेपर को डिस्कस करना शुरू कीजिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I am thankful to Sheikh Hussain Saab who provide me an opportunity to discuss the model paper of class 8th subject general science so that it will ease the students who are going to appear in 8th class examination conducted through DIET. Directly we will discuss and try to explain the basic concepts of a question paper. As you know that there are many sections of science question paper published by DIET or SCRET. So first of all, I will try to explain the section A. Section A, multiple choice question. Question number 1, choose the correct option. If O is microorganism which lives in water and reproduces by budding, identify the organism O from the microorganisms given below. Dear students, it is a multiple choice question, and you should know that this objective type question has been extracted from the asexual reproduction which belongs to our syllabus, and there are 4 options: Igluna, Paramecium, Coral and Planaris. And I will try to explain here that Igluna, Paramecium, Coral and Planaris are all unicellular microorganisms, and you have to put the answer that among these 4 which one reproduce by budding, and there is a clue that it lives in water. So the correct answer of it is Planarians. Question number 2. The number of images formed by 2 adjacent plane mirrors depends on the angle between the mirror as shown figures below. There are 2 mirror strips which are parallel to each other, and you have to find out the number of images formed when the angle between mirror is 60 degree. So the correct answer of it is 5. Question number 3. Identify the natural source of air pollution. Dear students, यहाँ पे आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि एयर पोल्यूशन जो होती है इसके बहुत सारी काजेज़ होते हैं। कभी नेचुरल काज भी होता है, कभी ह्यूमन काज भी होता है, और भी कुछ काजेज़ होते हैं। तो आपको देखना है कि इन 4 में से जो नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन है वो क्या है। ए पार्ट है
automobile exhausts, B part smoke and factories, C part coal-fired power stations, D part volcanic eruptions and forest fire। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट, वॉल्केनिक एरप्शन एंड फॉरेस्ट फायर। क्योंकि आप जानते हैं कि वॉल्केनिक एरप्शन जो होते हैं या फॉरेस्ट फायर जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर डी है। द केमिकल फार्मूला ऑफ द रस्ट इज, आपने बेटे पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और आपने ये भी सुना होगा कि जब आयरन को हम एक्सपोज करते हैं मॉइस्चर और एयर में तो रिएक्शन होती है एयर, क्योंकि ये आयरन जो होता है ये हाईली, हम कहेंगे कि ये रिएक्शन बहुत जल्द करता है एयर और मॉइस्चर के साथ, तो बन जाती है रस्ट, जिसको आप कश्मीरी में खाई कहते हैं, उर्दू में जंग कहते हैं। उस जंग की या उस कश्मीरी लैंग्वेज में उसको हम खाई कहते हैं, उसको हम रस्ट कहते हैं। उसकी केमिकल फार्मूला जो है वो आपको यहाँ पे दिखानी है। ए पार्ट है Fe3O4, बी पार्ट है FeO, सी पार्ट Fe2O3, डी पार्ट FeOH2। तो इसका करेक्ट आंसर है Fe2O3। क्वेश्चन नंबर 5, वाटर विच इज़ सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड। आप जानते हैं कि वाटर जो हम पीते हैं इसकी जो टेक्निकल टर्म है साइंस में वो क्या है? सीवेज वाटर ए, बी फ्रेश वाटर, सी पोर्टेबल वाटर, डी सी वाटर। तो इसका करेक्ट आंसर है पोर्टेबल वाटर। क्वेश्चन नंबर 6, द वे दैट इज़ नॉट यूज टू कंजर्व वाटर। आप जानते हैं कि हम वाटर को कंजर्व करते हैं, वाटर कंजर्वेशन एक बड़ा कंसेप्ट है। इसमें 3 R's की जिक्र हुई है। 3 R इसमें है, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल एंड यहाँ पे डी पार्ट भी लिखा है रिप्लेस, मगर जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम 3 R's पढ़ते हैं, रीयूज ए, बी रिड्यूस, सी रिसाइकल एंड डी रिप्लेस। इसका जो करेक्ट आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है द वे दैट इज़ नॉट, द वे दैट इज़ नॉट, तो इसका करेक्ट आंसर है रिप्लेस। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 7 ऑब्जेक्टिव टाइप वाला क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म शोन इन द गिवन बिलो। यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल डायग्राम है। आपको देखना है कि इनमें से जो ABCD पार्ट है कौन इसमें जो करेक्ट आंसर है। आपको पहले देखना है, ए में है जियार्डिया, बी ट्रिपेनोसोमा, सी एग्लियोना, डी एमोबा। इसी तरह से बी ऑप्शन है, ए एमोबा, बी ट्रिपेनोसोमा, सी पैरामेशियम, डी जियार्डिया। सी में ए पार्ट है ट्रिपेनोसोमा, बी में जियार्डिया, सी में एग्लियोना, डी में एमोबा एंड डी पार्ट इसका जो है वो है एग्लियोना, बी जियार्डिया, सी एमोबा, डी ट्रिपेनोसोमा। बेटा ये जो क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे पूछ रहे हैं, आपका क्वेश्चन सेट करने वाला, तो आपको सबसे पहले स्ट्रक्चरल डायग्राम पता होनी चाहिए, तभी आप इसका करेक्ट आंसर बता सकते हैं। जो इसका करेक्ट आंसर है वो पार्ट ए है, जियार्डिया, बी ट्रिपेनोसोमा, सी जियार्डिया एंड डी एमोबा। जैसा आप पहले देखते हैं ABCD में ऊपर जो डायग्राम्स है मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म्स की, जो इसमें ए है वो है जियार्डिया एंड बी जो है वो है ट्रिपेनोसोमा, सी जो है वो है एग्लियोना एंड डी जो है वो है एमोबा। इसी तरह से केस बेस्ड क्वेश्चन 08 to question 010 case. A student formed an activity to show the effect of manure and fertilizers on the growth of seedlings. He took 3 pots, A, B and C, with same kind of seedlings as shown below. Pot A contains ordinary soil without any manure and fertilizer. Pot B contains soil that is mixed with manure and pot C contains soil mixed with fertilizer. The important type of manures are farmyard FYM, farmyard manure, green manure GM, compost C, manure and poultry manure,
while the important types of fertilizers are nitrogen, phosphate and potash, NPK. Other fertilizers are urea, calcium, ammonium nitrate, CAN, etc. तो यहाँ पे अब क्वेश्चन यह है, विच पॉट कंटेन सॉइल दैट इज मिक्सड विथ पोटाश एंड यूरिया। आपको यहाँ पे देखना है कि पॉट ए, पॉट बी, पॉट सी। आपको सबसे पहले ये समझना है कि ये तीनों पॉट्स में, इन तीनों गमलों में एक ही प्लांट जो है, एक ही स्पीशीज़ का प्लांट जो है वो डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। तो आपको यहाँ पे देखना है कि ए पॉट में जो स्पीशी जो प्लांट है उसने कितनी ग्रोथ की है, बी में कितनी ग्रोथ हुई है और सी में कितनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुई है। तो आप यहाँ पे देखते हैं कि सी में सबसे ज़्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुई है। इसका मतलब ये है कि ये जो सी वाला है, इसमें जो पॉट सी है यही इसका आंसर है, यानी सी पॉट इसका एक्चुअल आंसर है। इसी तरह से पॉट सी शो द मैक्सिमम ग्रोथ इन कंपैरिजन टू पॉट बी, दिस इज बिकॉज। यहाँ पे ये रीजनिंग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमें ये पूछ रहा है, इसमें ये हमें पूछने की कोशिश की गई है कि आप बोले कि पॉट सी में, यानी सी वाले गमले में बनिस्बत बी वाले गमले से क्यों ज़्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुई है। इसका ए पार्ट इसमें जो है वह है फर्टिलाइजर्स आर नॉट गुड फॉर प्लांट्स, यानी खाद जो हम देते हैं कहते हैं कि ये प्लांट्स के लिए गुड नहीं है। बी पार्ट फर्टिलाइजर्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, फर्टिलाइजर्स जो है वाटर में सॉल्युबल नहीं हो सकते हैं, सोल्यूशन नहीं बना सकते हैं। सी पार्ट फर्टिलाइजर्स आर रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। जो भी फर्टिलाइजर्स होते हैं इनमें NPK होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। डी पार्ट फर्टिलाइजर्स हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट ए प्लांट नीड्स। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनमें सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, ये प्लांट्स की जो नीड्स होती है उनमें सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। तो आपको देखना है कि सी वाले गमले में क्यों ज़्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुई है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फर्टिलाइजर्स आर रिच इन प्लांट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई करेक्ट मैच ऑफ मैनवर एंड फर्टिलाइजर। आपको मैच करना है मैनवर और फर्टिलाइज़र के दरमियान। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए मैनवर्स हम किन को कहते हैं और फर्टिलाइज़र्स हम किन को कहते हैं। आपने अपने उस्ताद साहिबान से अच्छी तरह से ये पढ़ा होगा कि हम घर में भी मैनवर बना सकते हैं, मगर फर्टिलाइज़र जो होती है वो हम घर में नहीं बना सकते हैं, वो है इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट, और मैनवर है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को हम घर में नहीं बना सकते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को हम घर में बना सकते हैं। जो भी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं हम उनको कंपोस्ट में रख के मैनवर बना सकते हैं, और इसकी एक टेक्नोलॉजी होती है किस तरह से हम इसको मैनवर बना सकते हैं। मगर फर्टिलाइजर्स चूँकि इनऑर्गेनिक होते हैं ये हम मशीनों के ज़रिए से बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको करेक्ट मैच दिखाना है। ए पार्ट है GM इज़ ए केमिकल फर्टिलाइज़र। GM यहाँ पे ग्रेन मैनवर है, green manure is chemical fertilizer and FYM is chemical fertilizer. CAN is chemical fertilizer and NPK is manure. NPK is manure and GM is manure. NPK is a chemical fertilizer and FYM GM is a manure. जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट। NPK यानी N stands for nitrogen, P stands for phosphorus and K stands for potassium। ये केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं। जैसे आप यूरिया खाद, आपके घर में यूरिया खाद जो इस्तेमाल करते हैं आप घर में पोटैश इस्तेमाल करते हैं, आप घर में फास्फोरस इस्तेमाल करते हैं। वो जो हम बाज़ार से ख़रीद लाते हैं वो है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, और जो हम घर में बनाते हैं वो है या फार्म यार्ड मैनवर या ग्रीन मैनवर। इसका मतलब जो इसका करेक्ट आंसर है वो है NPK जे केमिकल फर्टिलाइजर एंड FYM यानी फार्म यार्ड मैनवर एंड ग्रीन मैनवर इज ए मैनवर। यहाँ पे एक और असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है, वो आप इस टाइम में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इसमें रीजनिंग ज़्यादा है, तो थोड़ा इसमें टाइम लगेगा। तो अपने उस्ताद साहिबान से आप रब्ता कायम कर सकते हैं, वो आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेगा। तो
अब हम सेक्शन बी की तरफ जा रहे हैं. वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 14. Student A has to push a lighter box and student B has push a similar heavier box on the same floor. Who will have to apply a larger force and why? Kashir put समझा बह यह. Ak बच्चो अस बच्चे ज क्लास मज बॉक्स ज अख बॉक्स या अख संदूक छु लोत पहन यह अथ जमीनस पे इमेज आई ब्याक बॉक्स छु गोब पहन यह अथ जमीनस पे यानी जाय अकई फर्क यीज कि संदूक अख लोत ब्याक गोब दपान अगर हसा युस बच्चे स्टूडेंट ए यह हसा तुल लाइटर बॉक्स यानी यह तुल लोत बॉक्स स्टूडेंट बी तुले गोब बॉक्स मगर तुह सवाल who will have to apply a larger force कस larger force apply करन सिंपल कॉमन सेंस कथ larger force गस apply युस चीज गोब आस मगर जो इसमें बेस्ट यहाँ पे पॉइंट है वो है why कैज गोब चीज तुलने खतर larger force apply करन तो कंसेप्ट पोर्मुत इनर्शिया अक्सर टेंडेंसी या टेंडेंसी मज कुन चीज वो ये कंटिन्यूस ये मोशन हज फॉर्म मज या रेस्ट फॉर्म मज वन अत इनर्शिया योतामत ना अत कह एप्लाइड फोर्स या मोशन मज आन या रेस्टस मज आन तथ वन इनर्शिया अत टेंडेंसी अत प्रॉपर्टी युस ऑब्जेक्ट्स आसान अत वन इनर्शिया अत आंसरस मज लिखुन सिर्फ इट इज ड्यू टू इनर्शिया. क्वेश्चन नंबर 15. Why do new automobiles tires have deep grooves? Yele गाड़ी नव आनान तुम पता ये तुम किन टर्न पे नजर त्रावान तथ तुम ग्रूज आसान तुम नाल हिश आसान खनित आसान रबरस खनित आसान तुम गई ग्रूज दपान तथ क्या डीप ग्रूज आसान गोब्रो सिंपल कथ यह पॉइंट फ्रिक्शन सहित ताल्लुक थावन यह क्वेश्चन फ्रिक्शन सहित ताल्लुक थावन यीचा फ्रिक्शन इनक्रीज गसी तीचा गाड़ी सेफ आसान यीचा फ्रिक्शन रिड्यूस गसी तीचा गाड़ी अनसेफ आसान चूंकि युस गाड़ी नव अनान या टर्र नव अनान सह सेफ इमी लिहाज आसान तिकाज तथ फ्रिक्शन आसान ज्यादा ज्यादा तवे आसान तिकाज तथ डीप ग्रूज आसान गो डीप ग्रूजन रोडस तो टर्न दरमियान फ्रिक्शन इनक्रीज करें यानी रोडस तो टायरन दरमियान फ्रिक्शन इनक्रीज करने खतर डीप ग्रूज नयन गाड़ियन आसान ताकि गाड़ी रोज सेफ तो अत मज पैसेंजर्स आसान अम त रोजन सेफ. क्वेश्चन नंबर 16. गिव टू डिफरेंस बिटवीन ए zygote एंड ए fetus. zygotes fetus मुतलिक ज डिफरेंसेस वन गोडनिच डिफरेंस वन बह zygote आसान यह वनो कि zygote यह फर्टिलाइजेशन पे बनान ये स्पर्म तो एग पान फ्यूज गसान तो zygote बनान गई अख फ्यूटस मज स्पर्म तो एग पान रलान कि बल्कि zygotes मियासिस गसान zygotes सेल डिवीजन गसान तो फ्यूटस बनान. दोयम डिफरेंस वन बह zygotes मज कुन किस्म कह ऑर्गन फॉर्मेशन आसान गमज ये अख बच्चे कंसीव गसान माज हंदिस यीड़ मज ये zygote फॉर्मेशन गसान ये फर्टिलाइजेशन गसान फर्टिलाइजेशनस मज zygote बनान zygotes मज तम एम्ब्रायोजेनेसिस आसान गमज के या वनो कि तथ मज ऑर्गन फॉर्मेशन आसान गमज के फ्यूटस सह स्ट्रक्चर आसान यथ मज तमाम ऑर्गन फॉर्मेशन गमच आसान यानी अख बच्चे यस नरे जंग कल अच वगैरह सारी आसान बनामज तथ वनो फ्यूटस zygotes मज अम चीज आसान के. क्वेश्चन नंबर 17. कीपिंग इन व्यू द फिगर 1, what will be the angle of incidence when the sum of angle of incidence and reflection is 100 degree centigrade? दपा बन कन इशामत लाइट मज क्वेश्चन
चूँकि तुम पोर्मुत लाइट मन रिफ्लेक्शन पर्मुस तुम रिफ्लेक्शनस पन कह लाज तो गोडनुक लाज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर मगर यह क्या वन सवाल यह वन व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई क्या ये एंगल आई तो एंगल आर पान जुड़ावो यह बन 100 डिग्री गो दैट मीन्स ये रूल अप्लाई करो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर यह वन एंगल आर 100 डिग्री यह वन तमुक मतलब गो अत करेक्ट आंसर 50 + 50 अत आंसर 50 फिगर 1 What are the various corrections of image formed by a plane mirror? Plane mirror यस आसान छु plane mirrors क्या characteristics आसान छु plane mirror यस image आसान छु यह छु हूबहू आसान यह छु erect आसान यह छु behind the mirror आसान Question number 19 What happens when क्या गछि यह छु chemical reaction मज आमुत सवाल dilute sulfuric acid is poured on copper plate अगर dilute sulfuric acid H2SO4 त्रो copper plates पे त्रम plates पे reaction क्या गस H2SO4 गो sulfuric acid युस H2SO4 ये react करन copper सहित copper करे copper कर सल्फेट सहित रिएक्शन यह बन copper सल्फेट CuSO4 H2SO4 dilute sulfuric acid is poured on copper plate बे वन बैक लेटी H2SO4 गस रिएक्शन copper plates पे या करो इसके सल्फ्यूरिक एसिड पियो कॉपरस पे त्रमस पे क्या गस आत गस रिएक्शन केमिकल रिएक्शन गस H2SO4 ये गस copper C copper symbol Cu गो अत गस रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन गस ये बने CuSO4 copper sulfate तो एम मज नेर हाइड्रोजन गैस नबर H2SO4 plus Cu it gives CuSO4 plus H2 इथे पटन iron nails are placed in copper sulfate solution iron nails go Fe iron symbol Fe are placed in copper sulfate solution ये हम copper sulfate solution मज त्रावन CuSO4 मज त्रावन क्या गस ये बने आयरन करे कॉपरस डिस्प्लेस ये बने आयरन सल्फेट FeSO4 तो कॉपर नेर नेबर अम जाए कॉपर गस डिस्प्लेस तो रिएक्शन वो तुम गोडनथ यह क्या गोडनिकस रिएक्शन H2SO4 plus Cu it gives CuSO4 plus hydrogen gas दोइमस Fe plus CuSO4 गो कॉपर सल्फेट ये बने आयरन सल्फेट FeSO4 तो कॉपर नेर नेबर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 20 lightning and thunder takes place in the sky at the same time and at the same distance from an observer दपा वजमुल तो गगराय हसा अकी सातन गसन एकसी डिस्टेंसेस पे गसन अकी जाय ने गसन मगर lightning is seen earlier and thunder is heard later मगर वजमुल अस तान गोड़ वातान तो गगराय अस निश थोड़ा लेटी पहन वातान अत क्या आंसर अत क्या रीजन चूँकि तुम पता कि स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा बनस्बत स्पीड ऑफ साउंड तो इसी तरह से आप देखते हैं जो स्पीड ऑफ साउंड है वो कम है बनस्बत स्पीड ऑफ लाइट यही वजह है कि जो लाइटनिंग होती है हम इसको पहले ज़मीन पर देखते हैं उसके बाद हम थंडर्स को सुनते हैं क्वेश्चन नंबर 21 A child studying in a coastal region tests the drinking water and also the sea water with his tester एक बच्चा कोस्टल रीजन में रहता है साहिली इलाके में रहता है एक बच्चा उसने टेस्ट किया ड्रिंकिंग वाटर को एंड सी वाटर को ड्रिंकिंग वाटर को भी उसने टेस्टर से टेस्ट किया और सी वाटर को भी उसने टेस्टर से टेस्ट किया ही फाइंड्स उसने देखा अपने टेस्ट के बाद उसने देखा क्या देखा दैट द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट्स मोर इन केस ऑफ सी वाटर कंपास की जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो रही है वो मूवमेंट दिखा रही है सी वाटर में ज़्यादा यानी डिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस इन द सी वाटर
इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, क्या रीज़न है? इसका मतलब ये है कि सी वाटर में जो सैलाइन क्वांटिटी है, जो उसमें सोडियम क्लोराइड या और कोई साल्ट मौजूद होता है, तो उसी वजह से उसमें आयन्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स उसमें होते हैं। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स जो होते हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स जो है इलेक्ट्रिक करंट उनमें से गुजरती है, सी वाटर से इलेक्ट्रिक करंट गुजरती है। यही वजह है कि सी वाटर में जो कंपास की जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट होती है। इसका बेस्ट आंसर जवाब यही है कि सी वाटर इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज़ वाई द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट्स देन द पोर्टेबल वाटर। क्वेश्चन नंबर 22, डिफाइन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बतानी है, सबसे पहले डिफाइन करनी है, एक लाइन में आप डिफाइन कर सकते हैं उसको। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होती है जिसमें सिर्फ हमें एक ही गैमेट की ज़रूरत होती है, हमें बहुत मेल एंड फीमेल की ज़रूरत नहीं हो, एक ही हो तो हमें रिप्रोडक्शन हो जाती है। तो जब एक ही गैमेट हमें ज़रूरत हो तो उसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे आपको कहा जाता है कि डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स में जो बहुत सारे मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मगर आपको सभी नहीं, आपको सिर्फ उनमें से 2। सबसे पहले मैं आपको बताऊं बाइनरी फिशन। आप जानते हैं कि बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन हो जाता है। बाइनरी फिशन में क्या होता है, एक मैच्योर सेल या एक मैच्योर ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंपली डाउन होता है इनटू 2 डॉटर सेल्स। एक सीक्वेंशियल स्टेप्स में या एक सीरीज में डिफरेंट स्टेप्स में एक मैच्योर सेल अल्टीमेटली ब्रेक डाउन होती है, तो उसमें 2 सेल्स बनते हैं, 1 से 2 सेल बनती है, तो उसको कहते हैं बाइनरी फिशन। ये होती है बैक्टीरिया में। इसी तरह से एक और भी हम देखते हैं जो बडिंग होती है, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। बडिंग में क्या होता है, यीस्ट जो होता है, यीस्ट में ये बडिंग जो होती है उसमें बड निकल आता है। तो बड में क्या होता है, बड जो होता है वो एक अवर्ड ग्रोथ होता है। तो ये अवर्ड ग्रोथ वाला बड जिसको हम कहते हैं, जैसे ईस्ट में होता है, प्लानेरिया में होता है, इसका साइटोप्लाज्म जब ये मैच्योर होता है तो ये बड जो है ये डिटैच होता है फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। जब पेरेंट बॉडी से ये डिटैच होता है तो यूं ही ये डिटैच होता है, इसमें एक कैपेसिटी होती है, ये बड डेवलप होता है इनटू ए न्यू ऑर्गेनिज्म, दिस इज कॉल्ड एज बडिंग। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 23, हाउ इज एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर रिलेटेड विद ग्लोबल वार्मिंग। अगर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो तो ग्लोबल वार्मिंग को इसके साथ क्या रिलेशन है। आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका हीटिंग इफेक्ट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़मीन पर ज़्यादा हो तो एवरेज टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो जब एवरेज टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब है ग्रीन हाउस इफेक्ट भी हो सकता है, तो ग्लोबल वार्मिंग भी हो सकती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ज़्यादा इसका रेशो जो है एटमॉस्फेयर में बन जाता है, इसका वो जो रीज़न है वो है डिफॉरेस्ट्रेशन। तो डिफॉरेस्ट्रेशन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो जब डिफॉरेस्ट्रेशन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो रेशो है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है वो एटमॉस्फेयर में इंक्रीज़ होती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ होती है तो क्या होता है, तो हीटिंग इफेक्ट होता है। तो कशर पठ वन बह अम जाए सिंपलस मज, ये वंदस मज कुन सात पन्ने कार मज खसान पन्ने गाड़ी मज खसान तम सात क्या गम, अगर शीश बंद थो अत गाड़ी मज वुशनेर गसान, चूँकि ब्रीथिंग करान, ब्रीथिंग मज इनहेल करान ऑक्सीजन, तो इस पर अंदर कन रेस्पिरेशन गसान कार्बन डाइऑक्साइड नेबर नेरान, तो कार्बन डाइऑक्साइड सत वुशनेर गसान। तो गो अम जाए द्रा यह मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड हीटिंग इफेक्ट, यह कार्बन डाइऑक्साइड अगर एटमॉस्फेयरस मज ज़्यादा गसी हीटिंग इफेक्ट गस, ये हीटिंग इफेक्ट गस एवरेज टेम्परेचर गस इंक्रीज, ये एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज गस, ये गस प्रपोर्शनली कन्वर्ट इनटू ग्लोबल वार्मिंग। Question number 24, what are the antibiotics, what precautions must be taken while taking antibiotics। एंटीबायोटिक्स क्या होती है,
ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फूल से क्वेश्चन आया, जो आपका लेसन नंबर फर्स्ट है साइंस में, वो वहाँ से उसको क्वेश्चन को एक्सट्रैक्ट किया गया है। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, तो आपके ज़बान पे हर वक्त एंटीबायोटिक्स होता है। आपको अपना टीचर भी कह रहा हो, कभी कभी कहता है कि डायरेक्टली आप एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल मत कीजिएगा। एंटीबायोटिक्स वो केमिकल कंपोजिशंस होती है, वो केमिकल्स होती है जो पैथोजेनस को या डिजीज काजिंग ऑर्गेनिजम्स को या किल करते हैं, या जो इनके एक्शन होती है, वे ऑफ एक्शन होती है, या जो इनकी जो बॉडी के अंदर, सेल के अंदर जो वो एक्शन करते हैं जिससे हम बीमार होते हैं, तो उनको वो सीज करते हैं, स्टॉप करती है। यानी एंटीबायोटिक्स, मैं दोबारा कहूँ, ये केमिकल सब्सटेंसेस होती है, चाहे फंजाई से हम बनाते हैं, चाहे और किसी चीज़ से बनाते हैं। तो इसका जो मकसद है वो यही है, जो बैक्टीरिया या जो कोई भी पैथोजन या जो कोई भी डिजीज़ कॉजिंग एजेंट हमारी सेल के अंदर जा चुका है, या तो उसको मारना है या उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल या स्टॉप करना है। तो ऐसे केमिकल्स को जो इन बैक्टीरिया या जो इन पैथोजेंस को, डिजीज काजिंग एजेंट्स को या किल करे या मार दे, तो उनको हम साइंस में कहते हैं एंटीबायोटिक्स। मैं यहाँ पे इसके साथ एक क्वेश्चन और जुड़ा है, वो है व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। हमें एंटीबायोटिक लेने से पहले क्या प्रिकॉशंस या क्या एहतियाती तदाबीर अपनाने हैं। तो इसका जो एहतियाती तदाबीर यही है, वो ये है कि हमें खुद ब खुद मेडिकल शॉप के पास या किसी फार्मासिस्ट के पास या किसी दुकान के पास नहीं जाएं जहाँ पे ये ख़तरा हो कि हम वहाँ से कोई भी एंटीबायोटिक अपने ही लिहाज से अपने आपके लिए या किसी घर वाले के लिए, फैमिली मेम्बर के लिए लाएं। तो ये गलत प्रैक्टिस है, बैड प्रैक्टिस है। हमें एंटीबायोटिक लेने से पहले एक एक्सपर्ट डॉक्टर से या फिजिशियन से पहले कंसल्टेशन करनी चाहिए, ताकि उसको ये पता लगे कि इसको किस क्लास की एंटीबायोटिक चाहिए, इसको किस टाइप की एंटीबायोटिक चाहिए, या अगर मैं इसको ये एंटीबायोटिक दूँ इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या ये कोई एडवर्स रिएक्शन तो सेल के अंदर नहीं करेगा या कोई और नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। हम कहते हैं कि हमें फ़र्क हो जाए, हम तो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मगर इसका जो है वो एडवर्स इफेक्ट भी कभी कभी आ रहा है, एडवर्स रिजल्ट भी कभी कभी आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये देखना, एंटीबायोटिक लेने से पहले हमें क्या है, हमें डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए, जो हमें ये प्रेस्क्राइब करे कि हमें किस एंटीबायोटिक की ज़रूरत है। अब हम सेक्शन डी की तरफ जा रहे हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 25, मेक स्केच ऑफ एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स, स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन देम। हमें स्केच बनानी है, हमें एनिमल सेल और प्लांट सेल की स्केच बनानी है। आपकी किताब पे एनिमल सेल आप देख सकते हैं, प्लांट सेल आप देख सकते हैं। पहले आपको बनानी है, डायग्राम बनानी है, फिर डिफरेंसेस बतानी है। मैं यहाँ पे एक दो डिफरेंसेस आपको बताऊँ। तो सबसे पहले जो डिफरेंस वो है कि जो प्लांट सेल है उसमें सेल वॉल होती है, मगर एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे लिखूँ, सेल वॉल जो है उसमें उसको रिजिडिटी, सेल प्लांट सेल को रिजिडिटी फराहम करता है। तो इसी तरह से एनिमल सेल जो है उसमें सेल वॉल मौजूद नहीं हो, दैट इज़ वाई द एनिमल सेल इज़ नॉट सो मच रिजिड। तो यहाँ पे आपको सिर्फ दो डिफरेंसेस बताने हैं, या इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, या आपको ये सवाल अगर ये ना आए तो दूसरा इसकी ऑप्शन है, वो है सेल्स आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ लिविंग। एक्सप्लेन, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये आपको एक्सप्लेन करना है। इसमें आपको ये लिखना है कि सेल जो है, हर कोई ऑर्गेनिज्म जो है, इसकी जो पहली स्ट्रक्चर होती है जिससे ये ऑर्गेनिज्म बनता है वो है सेल। क्योंकि सेल के अंदर जो सारी एक्टिविटीज़ होती है, सेल के अंदर जो सारी चीज़ें, जो सारी प्रोसेस होती है, जो एक एनिमल के अंदर होती है प्रोसेस जिंदा रहने के लिए, जिनको हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं, वो सिर्फ सेल के अंदर ही होती है। दैट इज़ वाई द सेल इज़ कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 6, Harshit, a student of class 8, is observing certain changes in his body like hoarseness in voice. एक लड़का है, 8th क्लास का बच्चा है,
जब वो 8th में चढ़ा या 8th क्लास में जब वो जा पहुंचा तो उसने देखा, क्या देखा, उसने अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस, अनयूजुअल चेंजेस उसने देखी, फील की। जैसा कि उसने देखा कि मेरी वॉइस जो है वो चेंज हो रही है। He also observes that these changes are taking place in his classmates who are boys. उसने देखा जो मेरे साथ और लड़के हैं उनको भी ये चेंज हो रही है, उनकी भी ये आवाज़ जो है वो चेंज होने जा रही होने लगी है। और इसके साथ these changes are different from the classmates who are girls. मगर जो इस 8th क्लास में जो लड़कियां हैं उनमें भी चेंज है, मगर वो डिफरेंट है, उनमें से, उनसे, लड़कों से डिफरेंट है। दीज चेंज मार्क द ऑनसेट ऑफ सर्टन स्टेज। बेटा आपने पढ़ा होगा रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, ये क्वेश्चन वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया है। आप जानते हैं कि एक स्टेज है जिसको हम प्यूबरिटी स्टेज कहते हैं। प्यूबरिटी स्टेज में एक मेल के अंदर, एक लड़के के अंदर या एक लड़की के अंदर जो सारी चेंजेस आती है उनको हम कहते हैं ये प्यूबर्क चेंजेस होती है, प्यूबर्टी पे आती है। तो ये स्टेज जो है इसको हम प्यूबर्टी कहते हैं। पहले आपको यही लिखना है, दिस स्टेज इज कॉल्ड एज प्यूबरिटी स्टेज। मगर यहाँ पे एक और क्वेश्चन इसके साथ है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है। व्हाट दिस स्टेज इज कॉल्ड एंड एक्सप्लेन द चेंज एसोसिएटेड विद इट। आपको ये चेंज एक्सप्लेन करनी है। आपको यहाँ पे देखना है कि लड़कों में कौन सी चेंजेस होती है और लड़कियों में कौन सी चेंजेस होती है। तो आपने अपने उस्ताद साहिबान से पढ़ा होगा, जैसे लड़कों में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, इंक्रीज इन हाइट होती है, या इसी तरह से हम देखते हैं ग्रोथ ऑफ बियर्ड होती है, ग्रोथ ऑफ मस्टेच होती है, या इसी तरह से जो उनके जो टेस्टिस होते हैं उनमें हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सेक्रेट होता है। इसी तरह से आप देखते हैं कि उनमें जो गैमीट होता है, मेल सेक्स गैमीट जिसको हम स्पर्म कहते हैं, वो बनता है। और एक लड़के में लीडरशिप क्वालिटी आती है, अट्रैक्शन टुवर्ड द अपोजिट सेक्स होती है। ये सारी चीज़ें बहुत एक लिस्ट बना सकते हैं हम, जिन चीज़ों को हम कहते हैं ये चीज़ है प्यूबर्टी के साथ एसोसिएट। तो इसी तरह से लड़कियों में भी होती है इस स्टेज पे। दिस इज़ द रीज़न दैट दे आल्सो अंडरगो द डिफरेंट चेंज बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंज। एंड आप देखते हैं कि लड़कियों में भी ऐसा होता है, जैसे कि राउंडिंग ऑफ हिप्स होती है और डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट्स होती है। इसी तरह से उनमें जो वो कहते हैं उसको हम, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो होते हैं वो भी शुरू होते हैं। इसी तरह से उनमें भी जो ओवम है वो भी बनता है। तो इसी तरह से जो उनकी जो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं वो हो जाती है। ये सारी चेंजेस जो होती है ये प्यूबर्टी के साथ एसोसिएट है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पे देखना है वो यही है कि ये सब चेंजेस जो है दीज आर ड्यू टू द चेंजेस विच आर एसोसिएटेड विद हार्मोनल ऑनसेट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। और हार्मोन की वजह से ये चेंजेस होती है जो लड़कों या लड़कियों में होती है। तो यही वजह है कि उनमें सारी चेंज आपको ये नहीं देखना, आपको सिर्फ बताना है कि कौन कौन सी चेंजेस है जो आपको मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया। अगर आपको ये क्वेश्चन नज़र ना आए या आपको ये क्वेश्चन याद न रहे तो आपकी ऑप्शन भी यहाँ पे है, वो है दोहान ऑब्जर्व्स हिज ग्रैंड मदर स्कॉल्डिंग हिज ऑन्ट एवरी डे। एक लड़का या लड़की है दोहान, वो देखती है कि उसकी जो ग्रैंड मदर है वो उसकी आंट को हमेशा स्कोल्ड करती है फॉर गिविंग बर्थ टू 3 बेबी गर्ल्स। यानी कशर पट वन बह सह तमिस दोह सह बुड़ या सह ग्रैंड मदर या सह बुड़ मज या सह नाय अम सज पेचने दोहान सज पेचने दोह रेम करान। सह तमिस दोह सतावन दपान चा सा जय 3 कोर पेठन पेठ। दोहान इमीडिएटली स्टूड अप, दोहान वथान एकदम थोद एंड टोल्ड हिज ग्रैंड मदर, वन पन्ने ग्रैंड मदर पन्ने नान युस यह सतावन अमिस दैट गिविंग बर्थ टू ए बॉय और ए गर्ल इज नॉट इन हर हैंड्स। मोजी आसा वना बे क्या वना ये वन कि बच्चे जोन चाहे लड़का या लड़की यह अम सदन अथन क्या कह मैं पेची हंदे या आंट मे अम सदन अथन क्या कह यह क्या तले
देयर इज अ साइंटिफिक मैकेनिज्म बिहाइंड, इसका एक साइंटिफिक मैकेनिज्म है। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म विच मेक्स ए फर्टिलाइजर एग डेवलप्स इनटू ए बॉय और ए गर्ल। आपको साइंटिफिक मैकेनिज्म बताना है कि एक लड़का या एक लड़की फर्टिलाइजेशन के बाद कैसे बनती है। आपको पहले यहाँ पे सेक्स, ये क्वेश्चन है डायरेक्टली सेक्स डिटर्मिनेशन या सेक्स डिटर्मिनेशन। तो यहाँ पे आपको देखना है कि सेल के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन सेल के अंदर। तो 23 सेल क्रोमोसोम पेयर जो होते हैं उनमें से जो पहले 22 होते हैं उनको कहते हैं ऑटोसोम्स, उनको छोड़िए पहले आप। उसके बाद जो लास्ट वाला पेयर उनको कहते हैं हम सेक्स क्रोमोसोम्स। और जो सेक्स क्रोमोसोम्स है वो है फीमेल में XX, इसका मतलब है वो होमोगैमेटिक है। इसी तरह से मेल सेल के अंदर, मेल गैमीट के अंदर, मेल स्पर्म के अंदर हेटेरोगैमेट्स होते हैं XY। तो क्या होता है, स्पर्म के अंदर XY, एग के अंदर XX। तो जब स्पर्म और एग आपस में फ्यूजन करते हैं, जब फर्टिलाइजेशन होती है, तो फर्टिलाइजेशन के साथ साथ ये मेल वाला XY पेयर करता है, पेयरिंग करता है फीमेल वाले XX के साथ। अगर मेल का X फीमेल के X के साथ जुड़ गया, पेयरिंग हो गई, तो बच्चा XX बनेगा, यानी फीमेल पैदा हो जाएगी, लड़की पैदा हो जाएगी। और अगर मेल स्पर्म सेल का यानी मर्द की स्पर्म के अंदर जो Y क्रोमोसोम है, अगर वो Y फीमेल के X के साथ अटैच हुआ, पेयरिंग उसने X के साथ की, तो XY बन गया। इसका मतलब है लड़का पैदा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम छोटे मोटे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि अगर हम क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो मेल है XY और फीमेल है XX, अगर मेल का X फीमेल के X के साथ जुड़ गया तो बन गया XX, तो बन जाएगी लड़की, पैदा हो जाएगी लड़की। अगर मेल का Y फीमेल के X के साथ जुड़ गया तो बन गया XY, तो या उसको हम कहेंगे बन गई लड़की या पैदा हो जाएगी लड़की। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है वो स्पर्म का रोल होता है, वो है XY। तो इसमें एक लड़की की कोई जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। हम किसी लड़की को ये कहें कि आपका लड़का या आपकी लड़की पैदा हुई, इसका शॉर्टकट आंसर ही है कि इट डिपेंड्स अपॉन द क्रोमोसोमल पेयरिंग, वेदर द क्रोमोसोम XY of male and XX of female, how they fuse with each other during the time of fertilization. If X of male fuses with X of female, the result will be XX female. And if the Y of male fuses with the X of female, the result will be XY. So the child will be male XY, and there is no time or there is we can say कि हमें इसमें किसी को तनज़ नहीं करना चाहिए, किसी माँ बहन या बहू को तनज़ नहीं करना चाहिए कि इसमें आपका रोल बनता है। अगर हम ऐसे देखते हैं तो इसमें मर्द का रोल है, न कि फीमेल का रोल। थैंक यू वेरी मच।